हेलो एवरीवन, आप सबका पीएस स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 का शिफ्ट 27/11/2025 का शिफ्ट नंबर 3। अभी तक हम लोगों ने 2 शिफ्ट कर लिए हैं। हल आज हम बात करेंगे अगली वाली शिफ्ट में। इसमें आपको पूरे 25 क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन, उसमें जो आगे पीछे के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी फार्मूला होगा वो भी इसमें बताया जाएगा। तो आप सबको क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चालू है पीएस स्टडी 741 में। तो जो नए होंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को पीएस स्टडी को 741 को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और अपने फ्रेंडों में शेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए कल वाले सेट में भी एक कॉइन्स वाला एक सवाल था, आज भी कॉइन्स वाला सवाल है। ये जो कॉइन्स वाला सवाल है और जितने भी ग्रुप डी के 101 शिफ्ट हुए हैं उनमें जब भी ऐसा सवाल आए तो ऐसे सवाल को आपको ऑप्शन के साथ, इसमें देखो कुछ नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग लगा के ऑप्शन यूज करके और हल कर लेना है। वो अगर एक कॉइन्स का सवाल जो रेशियो बनता है वो अलग टाइप का होता है, वो अभी तक नहीं पूछा गया। जिस दिन वो आए पूछेगा मैं उसको बताऊंगा, लेकिन ये सवाल जो है इनको आपको सीधे ऑप्शन के द्वारा हल करने। जैसे क्या कह रहा है एक पर्स में केवल 5 रुपये 10 रुपए के सिक्के हैं, यानी कह रहा है कि पर्स में 5 रुपये का सिक्का है और 10 रुपए के सिक्के हैं। कह रहा है सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 118, यानी बताया गया है कि जो कॉइन्स यानी कि सिक्के टोटल कितने हैं, 118 हैं। अब ये पता नहीं है कि 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के कितने, तो आपको पता है कि 5 रुपया और 10 रुपए के 2 सिक्के हुए मिला के, एक 5 रुपये का एक 10 रुपये का, 2 सिक्के हुए। तो 2 का मान कितना दिया है, इतना, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, ये हुआ। अगर हम अब मूल भी दिया हुआ है, मूल कितना दिया हुआ है, मूल दिया है 855 रुपये। यानी कि अगर मैं कह दूं कि 5 रुपए के सिक्के 59 हैं, 10 रुपए के सिक्के 590, मान लो 10 रुपए के सिक्के 59 हो जाएंगे, 5 रुपए के सिक्के 59 हो जाएंगे। अगर इनका हम मूल्य निकालेंगे तो 855 आना चाहिए, तब तो हमारा सही होगा। जैसे एक बार मैं करें तो कितना हो जाएगा, 10 का गुणा इसमें करा देंगे तो 590, इसमें अगर 5 का कराएं मूल ज्ञात करने के लिए, 5 नहीं 45, 4 5 पना 25, 4 29। अब यहाँ अगर रखें 4 5, ये देखो 5 9 4 13, कितना आ गया 835। मतलब ये नहीं, ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ कि दोनों इसके सिक्के 59 हो सकते हैं, ये नहीं हुआ। अब मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, ये मान लेता हूँ कि 5 रुपए के 65 सिक्के हैं। कितने, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 65 सिक्के हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगर 65 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो 5 रुपए का एक 65 सिक्के हैं तो 5 का इसमें गुणा करा दूँ, 5 पना 25, 5 6 30, तो 32 हुआ। अब टोटल सिक्के कितने थे, टोटल सिक्के थे 118। 118 में अगर 65 सिक्के 5 रुपए के हैं तो शेष सिक्के 10 रुपए के होंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 3 8 6 5 11, 53 सिक्के जो हुए वो कितने के हो गए, 10 रुपए के। 10 रुपए के सिक्के जो हैं, एक सिक्का कितने का था, 10 रुपये मूल था, तो 53 सिक्कों कितना हो जाएगा 530। टोटल अगर जोड़ दें तो ये देखो कितना आ जाएगा 500, 800, कितना आ जाएगा 855। यानी कि यहाँ से समझ में ये आया कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 65। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ये जो अभी ये वाला यहाँ इधर हल किए थे, ये आप बताने के लिए कि 59 से नहीं आया था, फिर हम लोगों ने ऑप्शन से किया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 65। यानी कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, देखो कल भी मतलब जितने भी शिफ्ट हुए हैं वॉशिंग मशीन वाला का क्वेश्चन सब में आया हुआ है, केवल इसका मान चेंज करके। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की, एक तरफ लिखेंगे एक साइड क्या लिख लें वॉशिंग मशीन, एक साइड क्या लिख लें टीवी।
कह रहा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। यदि टीवी की कीमत कितने रुपए है, 5 रुपए, तो 2 कम, तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 रुपए। मैं कल क्या बताया था, मैं लगातार 2 शिफ्टों में यही बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा सवाल आता है सबसे पहले इतना हल करने के बाद सीधे यहाँ आएंगे पीछे। यहाँ से अब क्या कह रहा है कि 7 वॉशिंग मशीन 6 टीवी, कुल कीमत कितनी होगी, 7 वॉशिंग मशीन का पूछा है तो 7 का मल्टीपल, कितनी टीवी का मूल पूछा है, 6। यहाँ से अगर काट दें 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7 अनुपाते हो जाएगा 10। फिर मैंने कहा था कि जब भी ऐसा सफल देख लेते हैं कि वो 22% कम करता है और कितने परसेंट बढ़ाता है वो भी देख लेंगे। तो अगर कितने परसेंट बढ़ाता है, एक को बढ़ाता है कितने परसेंट, एक को बढ़ाता है 180, मतलब कि 80%। तो ये कितना, तो 80%, इसके पीछे क्या, अगर मैं इसके पीछे 2 जीरो बढ़ा दूं, इसके पीछे भी 2 जीरो बढ़ा दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको कितना बढ़ाता है, 80%, तो कितना हो जाएगा, 80% बढ़ाता है, कितना परसेंट, 80%। इसको कितने परसेंट कम करता है, 22%, यानी कि 78% का मान ज्ञात करना है। अगर मैं यहाँ से 80% बढ़ाऊंगा तो देखो कितना हो जाएगा, ये वाला 180 हो जाएगा ना, 180 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 700 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना काट दे, जीरो, 8 सत्ते 56 की 6, कितना हासिल 5, तो 7 5 12, यानी कि 1200 कितना हो जाएगा, ये 1260। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 780, क्योंकि परसेंटेज लगेगा, 2 जीरो से कट जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, पहले कितना, पहले टोटल कितना हुआ, पहले टोटल पहले कितना मूल था, 1700। टोटल पहले मूल कितना था, 1700 था। अब कितना हुआ बढ़कर, ये 1260, 780, यानी कि 1260 और 780, 7 दूनी 10, यानी कि 2040 हुआ, 2040 इतना बढ़ करके हुआ। अब यही तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहले था टोटल मूल्य कितना था, 1700 रुपया, और बढ़कर अब कितना हो गया, 2040। तो ये मतलब पता चला कि इसमें क्या हुई, वृद्धि। तो जो हानि वाले ऑप्शन होंगे उनको हटा देंगे, तो 2 ऑप्शन तो डिलीट हो गए। कितने बचे ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब कितना बढ़ा, देखो 340, कितना बढ़ा, 340 बटे कितने पे, 17 पे। बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, 2 से 2 कटा, 17 दूनी 34, यानी कि 20% बढ़ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको देखो, मैं आपको बता रहा हूं तो इतना पूरा गुणा भाग कर रहा हूं, अगर आप एग्जाम में हल करेंगे तो सीधे यहाँ दिख रहा है कितना हुआ, 340। जैसे 340 दिखा तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 1700 तो नीचे जाएगा। अब 17 से अगर 340 को मैं काटूंगा तो 17 दूनी 34, 2 बार जा रहा, तुरंत ऑप्शन सी लगा देंगे। ऐसे आपको एग्जाम में हल करना है। अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। जब भी प्रथम 50, अगर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिला दूं। जब भी ऐसा सवाल आता है कि प्रथम n संख्याओं का औसत, प्रथम n संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या कर देते हैं, n प्लस का 1 सीधे। तो इसमें अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 51। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर यही कह देता कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, अगर कह दे कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का, या तो कह दे कि प्रथम n संख्याओं का औसत कितना होगा, तो उसका जितना कहे वही n होता है, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर। मैं आपको इसमें बनाकर मतलब पीडीएफ के रूप में बता रहा हूँ, इसके कितने फार्मूला बन सकते हैं, एक बार उनको हम देख लेते हैं। ये समझ में आ गए कैसे हल करना है। अब देखो इसमें लिखा है कि औसत, जैसे मान लो कह दे, जैसे कह दे कि 1 से शुरू होने वाले n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 1 से शुरू होने वाले n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। जब भी क्या पूछा, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, अभी यहाँ सम विषम नहीं कह रहा, अभी खाली वो n प्राकृतिक संख्याओं का लगातार का पूछे तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, n प्लस का 1 बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अगर आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो, वर्गों का औसत क्या होगा। n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, n प्लस का 1, 2n प्लस का 1 बटे पूरे में क्या कर देंगे 6,
जब वर्गों का पूछे। अगर आप वर्गों से पूछे तो अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि घन का क्या होगा। वो कह देगा कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो घनों का औसत होगा n+1 का होल ऑफ स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 4। जब घनों का कहे तो आप ये लगाएंगे, जब वर्गों का कहे तो ये लगाएंगे, और जब खाली पूछे कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा तो क्या लिखेंगे n+1/2। ये हो गया क्रमागत का, वर्ग का और घन का हो गया। अब आएगा आपसे सम से पूछेगा। अभी सम वाले में मैंने क्या बताया था कि n क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, सीधे n+1। आपको क्या करना, जब भी सम वाला सवाल है तो n का मतलब है जितनी, जैसे अभी पूछा था कि 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 50 में एक जोड़ 51, तो आपको n+1 याद रखना है। अगर यही पूछे कि n क्रमागत विषम संख्याओं का क्या याद रखना है आपको, n क्रमागत विषम संख्याओं का। अगर आपसे n क्रमागत विषम संख्याओं का पूछे तो क्या सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा n, आपको n बता देना है। आया समझ में। ये फार्मूले आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और बार बार रिवाइज करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ सवाल को बिना मतलब वैसे भी लगाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता रहेगा तो समय कम रहता है, इसलिए डायरेक्ट वहाँ आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ ये भी देखें, ये भी तो पूछ सकता है कि कुछ क्रमागत संख्याएं अगर मान लो दी गई हैं, कुछ क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, जैसे मान लो कुछ क्रमागत संख्याएं क्या हैं, जैसे ए बी सी डी डैश करके n तक, इनका औसत ज्ञात करना हो तो क्या होगा, पहली संख्या लास्ट संख्या क्रमागत में, जैसे मैं क्या कह दूं, जैसे 5 6 7 डैश डैश करके क्या कर दूं 20। अब मान लो यहाँ 4 से स्टार्ट है, 4 5 6 7 डैश डैश करके लास्ट 20 तक है, तो पहली संख्या क्या हो गई 4, लास्ट संख्या क्या हो गई 20, तो कितना इनका ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24/2, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 12। यही बताया गया है कि अगर कुछ क्रमागत संख्याएं दी गई हैं तो उनका औसत ज्ञात करने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस का लास्ट नंबर बटे 2, ये आपको याद रखना है। आए समझ में। इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे कह दे, अब आपसे ये पूछ ले कि प्रथम n सम संख्या के वर्गों का औसत। अभी तक हम n क्रमागत मतलब क्रमागत में खाली, अब अगर सम लगा के पूछ ले वर्गों का औसत, सम लगा के घन का औसत तो क्या होगा। अगर सम लगा के पूछे कि n सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो 2n कोष्टक में n+1 कोष्टक में 2n+1 बटे कितना हो जाएगा 6। अगर यही n सम संख्याओं के घन का औसत पूछे तो क्या होगा 2n कोष्टक में n+1 का होल ऑफ स्क्वायर। अगर कह दे कि n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत तो क्या होगा n+1 2n-1/3। अगर वहीं कह दे कि n विषम संख्याओं घन का औसत तो n कोष्टक के अंदर 2n का स्क्वायर माइनस का 1। आया समझ में। ये आपको फार्मूले 2-4 बार याद करने हैं, रफ में लिख के याद करेंगे और इनके क्वेश्चन अगर मिल जाए तो लगा लेंगे, तो आपको ये पूरे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 485 अंकित मूल वाली एक वस्तु को 293 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। कल भी वाले शिफ्ट में ऐसा सवाल आया था, क्या आया था, छूट प्रतिशत बराबर क्या होता, छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट बटे क्या होता है मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल गुणा 100। अब आपको पहले छूट निकालनी है, आपका मार्क प्राइस दिया हुआ है 485 और फिर आपका छूट प्रतिशत आ जाएगा। तो अब आपको पता होगा छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो छूट प्रतिशत खाली अभी छूट निकाल, छूट बराबर क्या होता है मार्क प्राइस में हम क्या घटा दें एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपका छूट निकल कर आ जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना दिया 485 में अब 293 घटा दें, कितना हो जाएगा 2, 18 में गई 9, ये कितना हो जाएगा 192। तो कितना हो जाएगा ये 192 बटे मार्क प्राइस कितना है 485। यहाँ कितने गुणा करा देंगे, यहाँ गुणा करा देंगे 100 का, ये किसके बराबर हो जाएगा डी प्रतिशत, यानी कि छूट प्रतिशत बराबर ये हो जाएगा। जब इसका आप गुणा भाग करेंगे तो डी प्रतिशत बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 39.59%। समझ में आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 39.59%। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से।
जब भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल एक दो ठो तो हर शिफ्ट में आते ही है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हल करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस भागे कितना है 24 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा दशमलव न चौको 36 माइनस ये कौन सा मजला को, इसको पहले हल कर लें। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करते हैं तो कितना हो जाएगा दशमलव का 1 यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 10। अगर यहाँ से हम 10 15 30 कैल्शियम 15 10 कैल्शियम में कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ कितना 15 दूनी 30, यहाँ कितना हो जाएगा 10 तिया 30 5 तिया 15 सॉरी 5 तिया 15, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 4 भागे 24 प्लस अगर कर दें और यहाँ क्या कर दें 4 बटा 10 कर दें, और यहाँ देखो ये माइनस का होगा तो ये प्लस का कर दें, और कितना 15 में 12 गए तो 13, 13 बटे कितना कर दें 30, और इसको अगर एक बार और लिख लें, अब आपको बता रहा हूँ तब टाइम लगा, अगर आप भी हल करेंगे तुरंत हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 प्लस 4 बटा 10 प्लस का कितना हो जाएगा 13 बटे 10, अगर यहाँ 13 बटे 30, अगर यहाँ से काट दे तो क्या लिखा है 1/6 लिखा है। अब सब कैल्शियम ले लें तो कितना हो जाएगा 30, ये कितनी बार जाएगा 6 पंचे 30, ये कितनी बार 4 तिया 12, ये कितनी बार 13, टोटल कितना हुआ 30, 30 बटा 30 क्या हो गया 1, इसका आंसर क्या आ गया 1, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, मैन m1 गुणे d1 बटे कितनी क्षमता यानी कि W, दूसरा m2 गुणा d2 बटे क्या हो जाएगा, ये W पहले का होगा ये दूसरे का यानी कि W2, ये आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा। इसी कंसेप्ट से ये वाला सवाल आपका लगने वाला। क्या कह रहा है 11 व्यक्ति यानी कि 11 व्यक्ति किसी काम को 19 दिन में करते हैं और 29 फीट गहरा कुआं खोदते हैं, यानी उनकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, इतने दिन में इतने आदमी मिलकर 59 फीट 11 फीट क्या कर देते हैं कुआं खोद देते हैं। अब कह रहा है कितने व्यक्ति यानी कि कितने मैन 2 दिनों में 118 फीट का कुआं खोदेंगे। यहाँ से m का मान निकाल लेना, लग रहा है ना ये वाला कॉन्सेप्ट। ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 2 बार, ये 2 से 2 कट गया तो m बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 गुणा 19, लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा कि नहीं 9 आएगा। आपको बस लास्ट वाला डिजिट देखना है और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपको ये ट्रेन का सवाल है, कल भी ऐसा सवाल आया था, आज भी वही सेम, मतलब कि जितने भी शिफ्ट हुए हैं अगर देखा जाए डिजिट चेंज करके हर शिफ्ट में वही घुमा फिरा के एग्जामिनर ने पूछा है। अब क्या कह रहा है कि 267 मीटर और 153 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समान दिशा में, जब भी समान दिशा में कहे तो उनकी जो स्पीड क्या होगी a माइनस बी, स्पीड तो a माइनस होगी लेकिन दूरी यानी कि यहाँ लिख दें अगर स्पीड क्या होगी समान दिशा में a माइनस बी घट जाएगी, अगर वहीं दूरी बात करें तो क्या हो जाएगी a प्लस बी। अब सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 267 मीटर 153 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समान दिशा में, देखो कहाँ जा रही हैं समान दिशा में, 162 किलोमीटर प्रति घंटा से 136 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी चलने वाली ट्रेन की तरह ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा। अब आप लोगों को पता है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही आपको क्या निकालना, आपको समय निकालना है। तो यहाँ से अगर देखें तो कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी टोटल कितनी हो जाएगी 267 और ये 153, 7 3 10 6 5 11 12 3 1 4 400 कितना हुआ 420। अब ये कितना घट जाएगी ना तो कितना हो जाएगा 162, ये कितना हो जाएगा 36, 12 में 6 गई 6, ये कितना हुआ 5 हुआ ना, 5 में 3 गई 2, 126, ये हुआ 126, लेकिन किस में ये किलोमीटर प्रति घंटा में, समय किस में ज्ञात करना सेकंड में, तो किसका गुणा कराएंगे 5/18, ये 18 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि 420 126 गुणा 5
गुणा 18, तो क्या हुआ 18 सत्ते 126, 7 छंग 42, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 सेकंड इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप लोगों को ये नहीं अगर ना पता हो तो बता देता हूँ। अगर किलोमीटर से किलोमीटर घंटा से अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो किसका गुणा कराते हैं 5/18 से कराएंगे तो किस में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में कराना तो कितने करा दूंगा 18/5 का करा दूंगा तो किस में आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। आए समझ में। ये भी अगर ना पता हो तो आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसके बाद है औसत। क्या कह रहा है कक्षा में 51 विद्यार्थियों का औसत कितना है 24, यानी कि 51 विद्यार्थियों का जो औसत है कितना है 24। जब एक शिक्षक शामिल हो जाता है तो औसत कितना हो जाता है 25। शिक्षक शामिल होगा, पहले टोटल विद्यार्थी कितने थे 51, जब शिक्षक शामिल होगा तो कितना टोटल हो जाएंगे 52 और कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। अब इसका गुणा करा देंगे इसमें, इसका करा देंगे गुणा इसमें, इसका करा देंगे गुणा इसमें, जो इसका आएगा करा देते हैं तुरंत। कराने में आपको गुणा 2 अंक का कराना है तो ऐसे कराया करिए। क्या होगा 4 एकम 4, 5 चौको 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 5 2 10 2 12। अब इसी तरह इसका करा दें 52 25, 5 दूनी 10 1, 5 पना 25, 25 हुआ ना। अब 2 दूनी 4, 25 4 29, एक कितना हो जाएगा 30, 5 दूनी 10 3 13। 100 में अगर घटा दें कितना ये हो जाएगा आपका, गुणा गलत हो गया क्या, हाँ यहाँ 4 एकम 4 होगा ना, ये कितना आएगा फिर 76, यहाँ 4 होगा तो कितना आ जाएगा 1300 में अगर 12 से 24 घटाएंगे 76 आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, क्योंकि अभी देखो पिछले वाला क्वेश्चन है इसी प्रकार का था, तो समय ना खराब करें, आप ये वाले क्वेश्चन को स्वयं हल कर लीजिएगा। अब ये टाइम एंड वर्क का क्या कह रहा है, आप लोगों ने एक कंसेप्ट ये भी पढ़ा था, क्या होता है M1 मैन गुणा D1 बराबर क्या होता है M2 गुणा D2। पढ़े हो कि नहीं पढ़े, कुछ याद आया। हाँ याद आया ना, बस यही वाले कॉन्सेप्ट से इसको हल करना है। क्या कह रहा है 3 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बताओ कितने पुरुष यानी M 2 दिनों में कर देंगे, यही ना पूछा है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 से अगर काट दोगे तो कितना हो जाएगा 10, तो M बराबर कितना आ जाएगा 30, यही आपसे पूछा है ना। देखो सरल, हाँ है ना सरल, हाँ यही तो सरल है, फिर इसी से नंबर आपके घटेंगे। अब देखो एक ये क्या कह रहा है कि एक गोले का आयतन एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 28:3 है। यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएं बराबर है, क्या कह रहा है गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो हमें गोले का क्या ज्ञात करना है आयतन ज्ञात करना है। समझे, गोले क्या हमें ज्ञात करना है आयतन हमें ज्ञात करना है। क्या कह रहा है गोले का आयतन क्या होता है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, होता है कि नहीं होता। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, क्योंकि जो एक बार थोड़ा रुक के मैं आपको सब पहले बता दे रहा हूँ, गोले का होता है संपूर्ण पृष्ठ, अगर यहाँ गोले पहले अगर मैं बाद में बताता हूँ रुको। अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इनका रेशियो कितना दिया 28 कितना दिया है 3 दिया है, और 28:3 दिया है। यहाँ से पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे क्या आर कमा, ये देखो ये कट जाएगा, अगर ये 3 ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 ऊपर चला जाएगा तो 9, ये आर से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28/3, 3 त्रिकाई 9, ये हो जाएगा 7, यानी कि आर बराबर यहाँ से निकल के आएगा 21 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, क्यूब की जगह क्या रख देंगे 21 गुणा 21, ये देखो 7 21 से 21 कटा, इधर क्या हुआ 441, 22 चौको 88, लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा। अब आप कहेंगे सर 2 ऑप्शन में लास्ट में 8 है, तो ये ऑप्शन हट गए, 2 बचे कि ना बचे। अब आपको अगर अब आपके 2 में आ गए तो आप पूरा क्या करेंगे, पूरा आप इसमें क्या कर देंगे, आप पूरा इसमें गुणा करा दीजिए। जब आप इसका पूरा गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, इसके बाद आना है 0, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 38 8, इतना आया। अब अगर आप, ये तो हुआ आंसर पूरा गुणा कराने के बाद। अगर अब आपको पूरा गुणा नहीं कराना तो मैं आपको उस दिन से यही बता रहा हूँ, देखो इसमें 21 में सॉरी क्या क्या लिखा है, 7 गुणा 3 लिखा है, 7 गुणा 3 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। जो भी ऑप्शन होगा 7 का मल्टीपल होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और देखो यहाँ ऊपर क्या है 22, 22 में क्या है 11, 11 क्या है अभाज्य नंबर, तो 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए। जब भी मेंसुरेशन का जब भी सवाल आता है अगर वो दशमलव में नहीं है तो आपको ये याद रखना है, अगर उसमें पाई का यूज हुआ है तो हमेशा क्या रहेगी, पाई का मान कितना होता है, वो खुद बोलेगा ऐसे कि पाई का मान 22/7 लेना है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या याद रखना है कि अगर पाई का मान 22/7 दे दिया है, अब अगर जो ऑप्शन में है वो दशमलव में नहीं है तो आपको उस जो भी ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि देख लेंगे जो डिजिट दिए रहेगा उनका अगर अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आपको विश्वास नहीं, एक बार चेक करके देख लेते हैं। इसको देखो 7 है ना 7, एक बार इसको 7 से भाग देना, इसको 7 से भाग देना, कोई 7 से भाज्य नहीं होगा, यही वाला होगा। अगर 2 हो भी जाएंगे तो 3 है, 3 का क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग करके 3 से पूरा भाग जाना चाहिए तभी ना होगा। देखो 8 3 11, अब 8 दून 16, कितना हुआ, ये हुआ 27, 27 क्या 3 से पूरी तरह विभाज्य, तब भी देखो ये सही। अगर आपको ये सब नहीं करना, यानी अगर सरल में है तो आप पूरा इस तरह हल करिए। अब देखो अगर मुझे यहाँ ये बताना था गोले, अगर गोले की बात करें, गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। चाहे टोटल सरफेस एरिया की बात करें चाहे कर्व एरिया की बात करें, इसका अगर आयतन की बात करें तो क्या होता है 4/3πr³। वहीं अगर बात करें किसका, अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है, ये ना कर देना कि गोले का होता है 2πr², वो सॉरी 4πr², तो अर्धगोले का 2πr², गलत हो जाएगा क्योंकि इसका होता है 3πr², यही अंतर है। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है कितना 2πr², समझे। इसका आयतन क्या होता है 2/3πr³। ये आप याद कर लेंगे अगर याद नहीं, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको नोट करके याद करेंगे। उसके बाद क्या है, ये है साझेदारी यानी पार्टनरशिप का। अब आपको पता है क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम, समझे। इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम क्या होता है, ये साझेदारी का सवाल हो गया। क्या कह रहा है, अनमोल है आयुषी है, कह रहा है कि अनमोल और आयुषी मिलकर एक व्यवसाय 46,600 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 7500 के कुल लाभ में अनमोल का हिस्सा इतना है, अनमोल का हिस्सा कितना है 2700 रुपये। अगर भैया 7500 का लाभ हुआ, अनमोल का हिस्सा इतना हो गया तो इसमें घटा नहीं देंगे तो आयुषी का लाभ का हिस्सा निकल के आ जाएगा। कितना हुआ, ये हो जाएगा 2 0, 15 में 7 गई 8, ये बचा कितना 6, 4800, यानी कितना हो जाएगा ये 4800। यहाँ से 2 0 2 0 कट जाए, 3 नम 27, 3 कम 3, 3 18, यानी कि जो लाभ का अनुपात है समय सेम है, वही किसका हो जाएगा हमारे व्यवसाय में कुल, मतलब कि व्यवसाय में मतलब कि पूरी कितनी धनराशि वो की गई उसका भी यही टोटल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 19 कितना 25, 25 का मान दिया कितना 46,600 बटे कितना करेंगे 25, किसका मान पूछा है हमसे, मान पूछा किसका, अनमोल का। यहाँ से किसका गुणा करा देंगे 9 का, समझे, यहाँ से 9 गुणा करा देंगे, आपका क्या आ जाएगा, जब आप इसमें 9 गुणा करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16,776। समझ में आया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि 32 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है b²/a, समझे। तो b का मान कितना है 24, इधर लिखें 24 गुणा 24 बटे क्या लिख दें 32, काट दें 3 8 3 8 हाँ 4 से काटें, 4 छंग 24, 4 8 32 और 8 त्रिक 24, 6 क्या हो जाएगा 18, यानी कि 18 इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा खत्म कर देंगे, अब इसका आया तो इसके आसपास के बताना। इसका पूछता है एक मध्यानुपाती, क्या पूछता है मध्यानुपाती,
एक पूछता है क्या, मध्यानुपाती। तो क्या होता है, मध्यानुपाती बराबर होता है रूट के अंदर ए बी। जैसे आपसे कह देगा कि 9 का 4 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो सीधे रूट के अंदर कर देंगे 9 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा 36। 36 किसका, वो रूट होता है 6 का। अब आपसे अगर पूछे चतुर्थानुपाती, अगर मान लो जैसे दे दिया उसने ए अनुपाते बी समानुपात एक्स अनुपाते सी, क्या करते हैं बाहर बाहर के गुणा अंदर अंदर के गुणा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए सी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए सी अपान हो जाएगा बी। समझे, कहो तो एक सवाल भी बना दे, इसी में सवाल आप लोगों ने देखा होगा 4:5 समानुपात एक्स अनुपाते 3। अब आपसे कहेगा एक्स का मान बताओ, तो कैसे ज्ञात करें, इधर इधर का गुणा बाहर बाहर का अंदर अंदर का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 4 गुणा 3। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, नीचे इसके 5 पहुंच जाएगा ना, ये आपका यहाँ से एक्स का मान निकल के आ जाएगा। समझ में आया, देखो मध्यानुपाती बता दिया, तृतीय अनुपाती बता दिया, और ये अगर ये एक्स का मान ऐसे निकला है तब भी बता दिया। समझ में आया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है टाइम एंड वर्क का। ये तो सरल है, आप चाहें तो स्वयं हल कर सकते हैं। ए बराबर कितना है, ए 3 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, और सी किसी काम को 24। ये मैं पहले ही शिफ्ट से बता रहा हूँ, जब भी सरल क्वेश्चन अगर टाइम एंड वर्क का होगा, अगर पूरा नहीं पढ़े तो आप गलत कर देंगे। देखो यहाँ क्या लिखा, 3 गुना काम करने में उसे समय, यहाँ 3 गुना, अगर ये लाइन पूरी नहीं पढ़ेंगे ना तब गलत हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हुआ 24, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 8, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 1। अब कितने गुना काम को पूछा है, टोटल काम है 24, लेकिन 24 नहीं 3 गुना। 3 गुना कितना हो जाएगा 72, टोटल 8 3 11 1 12, तीनों मिलकर करेंगे 12, तो कितना हो जाएगा 12 छंग 72, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है ये क्या है, आय वाला, मैंने कल से बता रहा हूँ, इसका क्या होता है, इनकम बराबर होता है क्या, एक्सपेंडिचर सेविंग। अगर आय उसकी 100 रुपए है, 60% की क्या करता है सेविंग करता है, कितने रुपए खर्च करता है 40%। 40% का मान कितना दिया है 440। 440 तो कितना हो जाएगा, कितने गुना है 11। तो आपसे क्या पूछा, उसकी आय कितनी हो जाएगी, उसकी आय हो जाएगी भी 11, तो कितना हो जाएगा 11। उसमें तो पिन चलाने की भी जरूरत नहीं चाहते, तो किसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये बस ये जो ये है ना, ये है आपका 41 नंबर। इसमें आपको क्या करना है, इसका मान पूछा है ना, सबसे पहले इसमें एक्स का भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 1/x, ये कितना हो जाएगा 2। नहीं समझ में आया, देख लो, एक्स का भाग दिया, इसमें भी एक्स का भाग दिया, इसके भी, ये एक्स से एक्स कट गया, ये वाले एक्स से, तो यही ना बचा एक्स प्लस 1/x बराबर 2। ये क्या लिखा है, ये यही ना लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यही ना लिखा है। मैं आपसे उस दिन से क्या बता रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार किस में होता है माइनस में। समझ में आया, तो इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख दोगे, इसको क्या लिख दोगे, यही तो यही रह गया एक्स प्लस 1। अब देखो आपको पता है ये जो है ना एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 है ना, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 की जगह क्या रख दोगे, एक्स प्लस 1 की जगह रख दोगे 2। लेकिन अगर तुम्हें प्लस से माइनस में आना, सेम क्या आना, अगर प्लस से माइनस में आना है तो आप क्या करेंगे, जब भी प्लस में माइनस, यानी मान लो किसका मान हमें ज्ञात करना है 1/x का, माइनस से अगर प्लस में जाना होता तब तो आसान होता, लेकिन अगर प्लस से माइनस में आना है तो अब क्या करेंगे, यहाँ करेंगे के स्क्वायर माइनस का 2, के की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस का 1/x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, नहीं सॉरी यहाँ 4 रहता है, तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा x माइनस का 1/x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये बताओ अगर x माइनस 1/x बराबर 0 हो गया, तो अगर इसकी जगह तुम, अगर आप इसकी जगह यहाँ इसको लिखेंगे ना, अरे एक बार और ये क्या लिखा है, यही ना लिखा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसको लिख सकते हैं एक एक्स प्लस 1, एक बार एक्स माइनस 1, माइनस लगा एक्स माइनस 1, ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है ना। अब बताओ एक्स माइनस ये जो है
ये अब यहाँ से क्या x प्लस 1/x बराबर 2, x माइनस 1/x का मान निकल कर आ गया। अगर ये इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया x प्लस 1। अगर इसमें हम क्या करें, इसमें अगर आप पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, इसको थोड़ा इसको हटा देते हैं, रोको। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, x का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 1/x, ये कितना हो जाएगा बराबर का 2। आया समझ में। अब आपको क्या करना, अगर इसमें भी x का भाग दे दे तो कितना हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा 1/x, समझे। लेकिन इसमें x का भाग देने से कोई मतलब है ये नहीं। अगर अब देखो, अगर यहाँ से x एक भी x की जगह रख दें, x की जगह एक रख दें तो कितना हो जाएगा, एक की जगह तो यह हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। यहाँ वैल्यू पुटिंग भी हो जा रही है, तब भी सही है। तो अगर यहाँ एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक घट के क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुटिंग से जल्दी हो जाएगा। तो यानी कि आपको सोच लेना है। अगर देखो यहाँ x प्लस 1/x बराबर 2 है, x की जगह 1 रख दें और x की जगह 1 रख दें 2 हो जाता है। तो यहाँ अगर x की जगह 1 के घाते 4 करेंगे 1 ही आएगा, 1 में घटाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अगर मान लो जैसे x प्लस का 1/x बराबर आपका मान लो कोई संख्या है k। अब आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया x माइनस 1/x। अब आप ही खुद सोचो, प्लस से हमें किस में आना है, माइनस में। जब भी हमें प्लस से माइनस में आना होता है तब कठिन होता है, अगर मुझे माइनस से प्लस में जाना होता तो सरल। तो इसके लिए क्या होता है, एक शानदार आपके पास, हाँ मतलब ये याद रखना है आपको क्या, कि ये होता है k² माइनस का 4। k² माइनस का 4 कब करना, जब यहाँ स्क्वायर ना हो। अगर यही होता x² प्लस का 1/x² बराबर का k। अब फिर प्लस से माइनस में आना थोड़ा कठिन है, तो इसका क्या हो जाता है x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाता k माइनस का 2। ये आपको याद रखना, अगर याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं याद रखेंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, बुरा रहेगा। इसलिए आप लोगों को याद जरूर रखें, क्योंकि देखो अगर प्लस से माइनस में आना है तो थोड़ा ये आपको दो ठो बातें याद रखनी पड़ेंगी। अब माइनस से प्लस में जाना है तो तुरंत हल कर लेंगे, लेकिन अगर प्लस से माइनस में, मान लो अगर मैं तो आप ही से सवाल एक कर देता हूँ कि x, कमेंट में जरूर करके बताना, x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो बताओ x माइनस 1/x का मान क्या होगा। थोड़ी देर टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। अगर यही दे दूं x² प्लस का 1/x² बराबर मैं कह दूं 7 है, x माइनस 1/x का मान बताओ क्या होगा, लगा के बताना कमेंट में। आप देखो ये त्रिभुज, इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, इसको भी सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक त्रिभुज होता है, मान लो एक त्रिभुज हुआ ए, एक त्रिभुज हुआ बी, एक त्रिभुज हुआ सी। अगर इनका कह दे कि बी और सी का इंटरनल बाइसेक्टर, इधर इसका मतलब कि एंगल बाइसेक्टर, इधर इसका सी का भी एंगल बाइसेक्टर, कहाँ मिलते हैं, इसमें। ये वाला कोण कितना मान लो तो थीटा। जैसे अब कह रहा इनका मतलब कि बी का बाण समद्विभाजक, सी का बाण समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, ओ में। तो अगर यहाँ से हमसे निकला है कि कोण बी ओ सी का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है 90 प्लस का होता है कोण θ/2, समझे। ये कब हुआ, जब अंदर हुआ, मतलब कि अंदर बाएं समद्विभाजक यानी कोणों के बाएं को, मतलब अगर अंदर इंटरनल वाले हुए तब। अगर यही कह देता कि बाएं, जैसे सवाल में ये वाले कहा गए, इस वाले सवाल को देखते हैं, उसी से कंसेप्ट हो जाएगा। थोड़ा अच्छा बन गया, इसको शुरू से बनाते हैं। जैसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी एम n, कह रहा है कि पी एम और n, पी और ये क्या है n, कह रहा है कि एम और n के बाएं कोणों के बाएं कोण हुए, ये क्या हुए बाएं कोण। इसका क्या हुआ एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी कि n का एंगल बाइसेक्टर, m का एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं, O में प्रच्छेद करते हैं। तो कोण MON, किसका, कोण MON का मान क्या होगा, ये P का मान कितना दिया है 76। तो इसका कंसेप्ट क्या, ये बाहर है, ये क्या था अंदर। जब बाहर वाले का होता है तो बाहर वाले का हुआ तो बाहर वाले में क्या होता है, इसमें होता है n नहीं 90 माइनस का कोण P/2। माइनस करते हैं, माइनस कब करते हैं, जब बाहर हुआ, अगर अंदर हुआ तो प्लस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोण MON का हो जाएगा क्या 90, दो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, लास्ट में क्या आएगा 2, यानी कि ऑप्शन है 52। समझ में आया, इस ऑप्शन नंबर इसका 20 के दो कंसेप्ट थे, मैंने आपको बता दिया, आप जरूर इसको नोट कर लेंगे।
अब देखो ये है त्रिकोणमिति का, कल भी बताया था, ये आपका सबसे अच्छा फंडा है, इसी से आप लोग सब लोग करते हैं, लाल बटे कक्का सी, ये क्योंकि जल्दी किसी को भूलता नहीं है। देखो साइन क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या है 5, कर्ण कितना है 13, तो आप लोगों को पता है कि 5 12 13 क्या है, ट्रिपलेट याद किए होंगे, 5 इतना तो सबको पता रहता है, 5 बटे 5 12 13, ये आप लोगों को याद है, मैं ये मान के चलता हूँ। तो अगर आधार 5 है, कर्ण 13 है, तो इसका लंब कितना आ जाएगा 12, आ गया 12। अब इसका ये डायरेक्ट सूत्र में इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, अगर नहीं आता तब का बता रहा हूँ, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 12 बटे हो जाएगा 13, यहाँ से क्या होगा प्लस का कर देना सेम उसी तरह, तो कितना हो जाएगा 12 बटे 13, ये 13 यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 12 कहीं तो कितना हो जाएगा, एक बार और लिख लेते हैं पता चले कंफ्यूज हो जाओ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 बटे 13, ये 13 इधर जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बटे 13, तो ये 13 से 13 क्या हुआ कट जाएगा, रूट के अंदर हुआ 1/25, तो क्या हो जाएगा बाहर जब आएगा तो 1 क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अभी ये चक्रवृद्धि का एक तरफ लिखते हैं क्या मूलधन, एक तरफ लिखते हैं मिश्र धन, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, अगर पहले साल 5 रुपए थी तो एक साल में बढ़कर कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 6, 2 वर्ष का पूछा गया है ना, तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, धनराशि कितनी है 25, लेकिन रियल में कितनी है 6500, यानी कि 25 का मान कितना दिया है 6500, कितने गुना 25 दूनी 50, यहाँ 50 लिखो, यहाँ कितना 25 छक्का 100 150, यानी कि कितना हुआ 260, इसको भी 260 गुना कर दो, तो यहाँ गुणा कर लो सीधे 25 36, 6 36 की 6, 6 दूनी 12, 36 18, 3 3 33, यानी कि देखो कहीं ऑप्शन में 3 6 के बाद 0, एक ही ऑप्शन है 93, ये देखो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। आए समझ में, ऐसे हल करना है जब भी ऐसा सवाल आए। अब ये है आपको देखो एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 42 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, क्या आपको पता है ये जो भुजाएं दी गई हैं ऐसा कोई त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज तो होते नहीं, जब भी ऐसे जिसकी मतलब कोई एक त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो अलग अलग हो, मान लो इसकी ए हो, इसकी बी हो, इसकी सी हो, ए का मतलब हुआ कुछ संख्याएं भी हो सकती हैं, जैसे इसको मान लेता हूँ 42, इसको मान लेते हैं 34, इसको मान लेते हैं 20, ये संख्याएं क्या हैं सब भिन्न भिन्न है। अब आपको क्या करना है कि सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्ष पर लंबाई, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करें, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं उसको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं फार्मूला लगाते हैं, तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस का सी बटे 2, सूत्र क्या होता है एरिया का, यानी क्षेत्रफल बराबर इसका एरिया बराबर होता है क्या एस, फिर होता है एस माइनस ए, फिर होता है एस माइनस का बी, फिर क्या होता है एस माइनस का सी, समझे। तो सबसे पहले इसका क्या निकाले क्षेत्रफल, इनको ऐड करें कितना होगा 34 42 20, कितना 34 42 20 कितना हुआ 6, यह कितना हुआ 9, 2 का भाग दे दे, 2 चौको 8 2 8 16 48 हुआ, यहाँ रख दे रूट के अंदर रख दें, कितना हो जाएगा 48, यहाँ रख दें, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 48, यहाँ घटाएंगे तो इसमें 48 में 42 गई 6, फिर हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा 28, इसका जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 1 12 28 96, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 336 का, ये आपका क्या निकल के आया, ये क्षेत्रफल निकल के आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सवाल क्या कह रहा है, अब सवाल कह रहा है कि सबसे लंबी भुजा, यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा सबसे लंबी भुजा, कितनी सबसे लंबी 42, तो 1/2 आधार गुणा आधार कितना है 42, इसी से तो डालना है कि सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्ष की लंबाई ज्ञात करें, कितना 42, लंबवत ऊंचाई शीर्ष की लंबाई h,
यहाँ से काट दें, कितना हो जाएगा 21, इधर से काट दें, काटें तो कितना 3 से काट दें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 7 से काटे 7 एकम 7, 7 छंग 42 यानी कि 16। h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसका ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा। आया समझ में कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि जो भुजाएं दी गई हैं कहीं ट्रिपलेट तो नहीं है, कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा। अगर समकोण त्रिभुज नहीं बना फिर देखेंगे इसकी भुजाएं तो अलग अलग नहीं है, इसकी भुजाएं अलग अलग थी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से यस या क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट के अंदर होता है एस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यहाँ से हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल। फिर उसने कहा सबसे लंबी भुजा के संगत, ये लंबी भुजा हो गई तो क्षेत्रफल बराबर 1/2, सबसे लंबी भुजा 42, यहाँ से ऊंचाई आपकी निकल कर आ गई। आया समझ में। ये वाला सूत्र आपको याद रखना, कभी भी ऐसे डायरेक्ट यहाँ से अगर आपसे खाली क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, लेकिन क्षेत्रफल ना पूछकर एक स्टेप और बढ़ा दिया, आपसे सबसे लंबी भुजा संगत शीर्ष के निकलवा ली, लेकिन क्षेत्रफल भी खाली पूछ सकता है। अब ये है औसत। कह रहा है कि 4 बच्चे हैं, कौन कौन से, आई, फिर आपका क्या जे, फिर आया आपका क्या के, फिर है आपका क्या एल। इनका औसत कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 9 चौको 36। फिर क्या है आई, फिर है आपका क्या जे, फिर है आपका एल, फिर क्या है आपका एम। इनका औसत कितना हो जाएगा, ये भी तो 4 ही लोग हैं, कितना हो जाएगा 48। के बराबर कितना दिया है, के बराबर आपका दिया है 5। अब बताओ अगर यहाँ के बराबर रख देंगे तो यहाँ से आई जे प्लस का एल बराबर कितना हो जाएगा 31। अब आपसे क्या पूछा, एम का पूछा है, इसकी जगह क्या रख दें, इसकी जगह रख दें 31, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 माइनस का 31 यानी कि हो जाएगा क्या 17, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये है छूट का, जो कि डेली शिफ्ट में आपको बता रहा हूँ क्या होता है, मार्क प्राइस बटे होता है कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस के सामने होता है लाभ या हानि, कॉस्ट प्राइस के सामने क्या होता है, ये एक तरह से गोल्डन फार्मूला है। अगर आप इसको याद कर लें, रट लें, कुछ भी कर लें, इससे हर शिफ्ट में सवाल, हर एग्जाम में सवाल जरूर आता है। सेम यही करा एक वस्तु को 29% की छूट के बेचने के बाद प्राप्त लाभ 4% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया। तो यही ना पूछ रहा है, बढ़ाकर अंकित किया गया। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे मार्क प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस। कितने रुपए का लाभ हुआ 104, कितने की छूट 29 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 30 1 71। तो कितने रुपए बढ़ाकर अंकित किया, यही ना पूछा है। तो कितने रुपए बढ़ाकर अंकित किया 33 रुपए, कितने पर 71 पर। प्रतिशत की बात होती है 100 का गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 46.47%। इतने रुपए बढ़ाकर हल की, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है। इस सवाल को पहले अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको हल करते हैं। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में बोल दिया ना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 447 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी क्यू को इतने मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी पी को विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर की चाल से इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ जो है पी की यानी एक की लंबाई दी गई है, एक की लंबाई नहीं दी गई, तो पहले मैं यहाँ से क्या करूंगा, समान दिशा में है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। समान दिशा में तो घट जाएगी, तो कितना हो जाएगा 84 में 54 घटा दो 30, नहीं कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18। दूरी कितनी होगी 447, क्यों की नहीं है। और ये क्या मिनट में है, तो सेकेंड में बदल लेते हैं, 60 का गुणा करा दें, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से काट लें, 6 से 36 18, 3 से 3 कम 3 3 5 15, तो यानी यहाँ से क्यू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्यू बराबर आ जाएगा 15 पना 25 225
1 0, अब यहाँ से क्यों इतना घटा दे, कितना 447, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 0 8 1, यानी क्यू बराबर हमारा निकल के आ गया कितनी लंबाई, 1803 मीटर। ये आपकी लंबाई आ गई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि रेलगाड़ी P, क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी P जो है, रेलगाड़ी P, इन P नहीं, ये सॉरी P का मान निकल, क्योंकि P दिया है, क्यों दिया है P ये P बराबर होगा यहाँ P। तो अब यहाँ देखो P 1 की चाल, यानी कि P की चाल कितनी दी गई है, R को पूरी तरह से, यानी कि एक रेलगाड़ी P को विपरीत दिशा में, हाँ P की चाल कितनी दी गई है 84 किलोमीटर, R की चाल कितनी दी गई है 87, और यहाँ से ये जो है R की लंबाई भी दी गई है और P की भी लंबाई, P ने कह रहा है ये P, और यहाँ से कहने का समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा चाल। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 87, यानी विपरीत दिशा में है ना, हाँ विपरीत दिशा में, तो 7 4 11 8 2 16 1 17 171। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 1803, ये कितनी है 287, जोड़ दें 7 3 10 9 8 200, यानी कितना हो जाएगा 2 0 9 0 बटे कितना हो जाएगा 171, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ ऊपर हो जाएगा 18, क्या समय बराबर इतना हुआ। इतना हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से जब इसको गुणा भाग करेंगे तो ये लगभग आएगा 43.877 करके क्या आ जाएगा सेकंड, ये आप थोड़ा गुणा भाग कर लीजिएगा। आए समझ में, ये जो समांतर पटरियों वाला सवाल है ना, ये हर शिफ्ट में पूछेगा, आप लोगों को ऐसे ज्ञात करना है। अब आपसे क्या पूछा, लाभ प्रतिशत, अब आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल, क्या होता है क्रय मूल। अब आप सवाल पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, एक मोहन एक घड़ी को 460 रुपए में खरीदता है, ये क्या हुआ, खरीदना मतलब हुआ सीपी, कितने रुपए में बेचता है इतने रुपए, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 460 खरीदा 483 में बेचा, कितने का लाभ हुआ 23 रुपए का लाभ हुआ, कितने में लाभ हुआ 460 में, प्रतिशत यहाँ से 100, 23 दूनी 46, 20 पंचे 100, 5% का इसमें लाभ हुआ। आए समझ में। अब अगर आप कहें कि लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बराबर क्या होता है, ये फार्मूला याद करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अब कोई नहीं पता तो ये होता है, ये लाभ वही है कि अगर तुमने सामान 10 रुपए में, मान लो कोई सामान लाए 50 रुपए में खरीदा, 60 रुपए में बेच दिया, तो आपको कितने रुपए का लाभ होगा 10 रुपए का लाभ होगा। वही अगर परसेंट में पूछ लें 10 रुपए का लाभ हुआ, कितने में लाभ हुआ 50 में लाभ हुआ, तो यहाँ 100 को गुणा करा दे 10 पना 50, कितने रुपए का लाभ हो गया 20% का लाभ हो गया। समझे, यही है, बस यही सवाल में कह रहा है। अब देखो कल भी ये सवाल आया था, आज भी देखो ये सवाल आ गया ना। मैंने क्या कहा, जिसके पीछे का या से लिखो उसको सबसे नीचे लिखते हैं। कह रहा है कि 2/60 का कितना प्रतिशत 1/20 है, इसको कहा है ना, तो 1/20 का 2/60, यहाँ लिखेंगे 2/60, ये कहाँ पहुंचेगा यहाँ, ये कहाँ पहुंचेगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा 60/40 का कितना परसेंट है, यहाँ 0, तो कितना हो जाएगा 20 तिया 60, 20 दूनी 40, ये कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 150%। आया समझ में, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके देखो PYQ जो 2025 में हुए हैं, डेली आपका सेट कराते हैं, यानी कि पूरी शिफ्ट वाइज चालू है, 25 क्वेश्चन करा दिए मस्त। आपको सबसे पहले वीडियो क्या करना, आप जैसे वीडियो चालू किए एक बार आप स्वयं हल करिए, जैसे नहीं बन रहा वीडियो चालू कर लीजिए, देख लीजिए कैसे हल करना, फिर एक बार अगर आप स्वयं से नहीं हल करेंगे, खाली वीडियो भर देखेंगे, तो ऐसे में आप नहीं मैथ सीख पाएंगे। आपको पहले वीडियो चालू करना है,
रोक कर आप स्वयं एक बार पेन हाथ चलाइए। अगर नहीं बन रहा तभी आपको मतलब आगे बढ़ा के देखिए, अगर बन रहा है तो फिर बढ़ा दीजिए, अपना दूसरा क्वेश्चन करिए। समझ में आ गया? तो अगर आप समझ में आ गया तो जो नहीं अभी तक लाइक किए क्या कर दें, लाइक कर दें। एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या करें, पीएस स्टडी को क्या कर लें, पीएस स्टडी 741 को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे का भी भला हो जाए तो अपने फ्रेंड में क्या करें, शेयर भी कर दें। क्या कर दें, शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।